हेलो स्टूडेंट, अपन ने पिछली वीडियो में यहाँ से ग्रंथियों के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ से अपन ने लाल ग्रंथि कंप्लीट कर ली थी कि लाल ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 3 जोड़ी ग्रंथियां होती है। उसके बाद में अपन अग्नाशय की बात कर रहे थे। ठीक है, तो अग्नाशय की बात करते हैं। तो अग्नाशय अपन ने पिछली वीडियो में बताया था कि अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। कहने का मतलब है दोनों मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है, जिसके एक भाग तो अंतःस्रावी की तरह कार्य करेगा और दूसरा भाग बहिःस्रावी की तरह कार्य करेगा। अब यहाँ अपन बात करते हैं कि अंतःस्रावी क्या होता है और बहिःस्रावी क्या होता है। कि जिनके स्रावन को ले जाने के लिए कि ये कोई ग्रंथि है और ये क्या कर रही है कि कोई पदार्थ सिक्रेट कर रही है, कि स्रावन कर रही है किसी पदार्थ का, तो उस पदार्थ को ले जाने के लिए इनमें कोई नलिकाएं नहीं पाई जाती, मतलब पाइप नहीं पाया जाता। जैसे अपना रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक यहाँ से हार्ट से लेकर जाता है, रक्त वाहिनिकाएं रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाती है, उसी प्रकार यहाँ भी किसी कोई पाइप संरचना नहीं पाई जाती। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों की अगर अपन बात करें तो ऐसी ग्रंथियां होती है जिनकी स्रावन को ले जाने के लिए कोई विशेष प्रकार की नलिका नहीं पाई जाती। बहिःस्रावी की बात करते हैं तो ऐसी ग्रंथियां होती है जिनके स्रावन को ले जाने के लिए विशेष प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं अपन, बहिःस्रावी वाला भाग कहते हैं। अब यहाँ जो अगर अपन बात करते हैं कि ये वाले जो अंतःस्रावी द्वारा भाग वाले भाग से जो पदार्थ स्रावित किए जाते हैं उन पदार्थों को अपन हार्मोन कहते हैं, और बहिःस्रावी वाले भाग से जिन पदार्थों का स्रावन किया जाता है उन पदार्थों को अपन क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। अब ये अंतःस्रावी वाला जो भाग होता है ये 2 प्रकार के हार्मोनों का स्रावन करता है। पहले बात करते हैं अपन, एक ग्लूकेगोन हार्मोन होता है, और दूसरे की अगर अपन बात करते हैं तो एक इंसुलिन हार्मोन होता है। अब तो कोई ग्लूकेगोन जो हार्मोन होता है ये ग्लूकोज का ही दूसरा रूप है, जो क्या करेगा कि रक्त में अपने जो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा देगा, और ये इंसुलिन क्या करता है कि अपने ही शरीर में शुगर के लेवल को कम कर देता है। जैसे अगर अपन बात करें कि एक डायबिटीज का कोई पेशेंट है, उस पेशेंट में क्या होता है कि उसके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी ग्लूकोज की मात्रा को कम करने के लिए अपन उसके बॉडी में इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं कि जहां जहां बढ़ी हुई मात्रा उसकी शर्करा की, उस शर्करा के लेवल को क्या कर देता है, इंसुलिन कम कर देता है, जिससे वो पेशेंट क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतःस्रावी द्वारा अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, तो अपन को लिखना है ग्लूकेगोन और इंसुलिन। ये 2 प्रकार के हार्मोन है जिनसे जो अंतःस्रावी वाले भाग से स्रावित होते हैं। अब बहिःस्रावी वाले भाग की बात करते हैं अपन, तो बहिःस्रावी वाले भाग से क्या किए जाते हैं, एंजाइम स्रावित किए जाते हैं जो वसा का शरीर में और साथ में कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों के पाचन में क्या होंगे, सहायक होंगे बहिःस्रावी वाले भाग का। आपको ये वाला जो टॉपिक है मिश्रित ग्रंथि के नाम से याद रखना है, और इन दोनों के अंतःस्रावी और बहिःस्रावी वाले भाग दोनों याद रखने हैं। इसके बाद में अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं यकृत के बारे में। जैसे अगर अपन बात करते हैं तो ये अमाशय था अपना ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट पे अगर आप डायग्राम देखो बुक में तो इस प्रकार का एक त्रिभुज पहाड़ के जैसा आकार के एक आकृति बनी हुई है, उस आकृति को अपन क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। अगर मैं इसको इसके बारे में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, जैसे डायग्राम देख लिया मैंने कि डायग्राम कैसा दिख रहा है अपन को, तो मैं
देखूंगा कि यकृत जो होता है, यकृत की आकृति क्या होती है, त्रिभुजाकार होती है और ये लगभग दो भागों में, दाएं और बाएं दो भागों में बटा हुआ होता है। जैसे वहां अपन ने बात की थी कि शरीर की जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को अपन ने कोशिका कहा, तो यहाँ भी क्या होती है कि यकृत की जो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाइयां होती है उन्हें अपन यकृत पालिया कहते हैं। उनको अपन क्या बोलेंगे, यकृत पालिया। अग्नाशय की बात कर ली, ठीक है ना, यकृत की बात कर रहे हैं, त्रिभुजाकार होता है, दो भागों में बटा होता है, दाएं और बाएं भाग में बटा होता है और यकृत की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाइयों को क्या बोला जाता है, यकृत पालिया बोला जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि एक बात करेंगे अपन कि इस वाले भाग में एक कुफुर नाम की कोशिका पाई जाती है। कुफुर कोशिकाएं पाई जाती है जो यकृत को सुरक्षित रखती है। कहने का मतलब है कि यकृत में अगर कोई भी जीवाणु पहुंच जाता है तो उस जीवाणु को मारने का कार्य करती है। और दूसरा जो इसका एक मेन कार्य है वो मेन कार्य है कि यकृत के द्वारा पित्ताशय का स्त्रावण किया जाता है, पित्त रस का स्त्रावण किया जाता है। अब ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ एक छोटी सी हरे पत्ते की नुमाई संरचना और है जिसको अपन पित्ताशय कहते हैं। तो अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि यदि पित्त रस का स्त्रावण कहाँ से किया जाता है तो आपको पित्ताशय नहीं लिखकर कहाँ लिखना है, यकृत से किया जाता है। कि पित्त रस का स्त्रावण यकृत से किया जाएगा, लेकिन यहां से स्त्रावण करने के बाद में इसको स्टोर संग्रहित जो किया जाता है वो पित्ताशय में किया जाता है, इसलिए यहाँ इसको क्या नाम दे दिया गया, पित्ताशय। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो शरीर में भोजन के बारे में बात करेंगे। भोजन का पाचन के बारे में बात करेंगे। अपन ने अभी तक तो उनके अंगों के बारे में देखा है कि अंग और ग्रंथियां किस प्रकार मिलकर पाचन का निर्माण करती है और कौन कौन से भाग में अपनी किस किस प्रकार की आकृति होती है और इनकी क्या संरचनाएं होती है, कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और क्या होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ भोजन का पाचन की बात करूं, भोजन के पाचन की फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट अंग में मुख्य गुहा। आप देखो अपन ने यहां जो देखा था कि मुख्य गुहा में लाल ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था अपन ने कि अभी लाल ग्रंथियां जो होती है मुख्य गुहा में उपस्थित होती है। तो मुख्य गुहा में क्या होता है, लाल ग्रंथियों द्वारा दो प्रकार की, एक तो टाइलिन और एक एमाइलेज। टाइलिन और एमाइलेज जो दो प्रकार के एंजाइमों का स्त्रावण किया जाता है। आपकी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है कि टाइलिन कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है, तो लाल ग्रंथि द्वारा टाइलिन का स्रावण किया जाता है। तो जैसे अपन ने यहाँ जो पोषक पदार्थ देखे थे, अब यहाँ पोषक पदार्थों की बात करते हैं कि जैसे पोषक पदार्थों के बारे में देखे थे, पहले कार्बोहाइड्रेट था, फिर प्रोटीन था, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये जो सब है ये बारी बारी से क्या होते जाएंगे, पाचित होते जाएंगे, इनका पाचन होता जाएगा। जैसे कौन कौन से भाग में किस किस पोषक पदार्थ का पाचन होता है वो यहाँ बात करेंगे अपन। तो जो मुख्य गुहा की बात करते हैं, मुख्य गुहा में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट दोनों की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च दोनों का पाचन होगा और एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में जो स्टार्च जो होता है ये टूट जाता है किसमें, माल्टोज। और माल्टोज जो होता है कुछ समय बाद वापस किसमें टूट जाएगा, ग्लूकोज में। और अपन खाना ही क्यों खाते हैं, खाना इसीलिए खाते हैं ताकि अपने शरीर को एनर्जी मिल सके, ग्लूकोज मिल सके। तो पहले क्या हुआ, जो अपने शरीर में पोषक पदार्थ थे, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट,
एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट हो गए, माल्टोज में, और माल्टोज कुछ समय बाद में वापस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और अपनी कोशिकाओं को क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है, ग्लूकोज मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ जो अपन ने बात की है ये मुख्य गुहा में पाचन का, मुख्य गुहा में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। दूसरी बात की अगर अपन बात करते हैं, अब देखो 3 अंग ऐसे होते हैं जिनमें शरीर में किसी प्रकार की कोई पाचन की क्रिया नहीं होती। एक तो ग्रसिका और एक बड़ी आंत। ठीक है, ये 3 प्रकार के ऐसे अंग होते हैं जिनमें किसी प्रकार की कोई पाचन की क्रिया नहीं होती। तो अमाशय की जो बात करते हैं अपन, इस अमाशय वाले पार्ट में, तो अमाशय वाले पार्ट में क्या होगा, प्रोटीन का पाचन होगा। अमाशय की बात करेंगे तो अमाशय में किसका पाचन होगा, प्रोटीन का। अब आपको याद करने की जरूरत है कि मैंने यहाँ आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जठर रस होता है अमाशय में, और जठर रस में किन किन से मिलकर बना होता है, तो अपन ने बात की थी, यहाँ पेप्सिन आ गया था, श्लेष्मा, पेप्सिनोजन, और साथ में HCl की बात की थी कि जठर रस इन सब से मिलकर बना होता है। तो क्या होगा कि अमाशय में जठर रस पाया जाता है जो क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करता है। तो देखो ये पेप्सिनोजन जो होता है ना, ये पेप्सिनोजन पहले तो क्या होता है, निष्क्रिय अवस्था में रहता है। कहने का मतलब ये काम नहीं कर सकता। अभी ये निष्क्रिय अवस्था में स्रावित किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि कोई भी एंजाइम हो, चाहे अपन यहाँ जितने भी एंजाइमों की बात करते हैं, चाहे कोई सा ही एंजाइम हो, सभी एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में स्रावित किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये सक्रिय अवस्था में स्रावित कर लिए जाते हैं तो ये अपनी ही कोशिकाओं का पाचन कर जाएंगे, इसलिए इनको निष्क्रिय अवस्था में स्रावित किया जाता है। जो पेप्सिनोजन है ये कौन सी कंडीशन है इसकी, निष्क्रिय अवस्था। कहने का मतलब अभी तक ये काम नहीं कर सकता, ये बिना काम का है। जैसे ही क्या होगा, ये HCl के संपर्क में आएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो अपन ने वहां बात की थी कि ये अम्लजन कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। तो ये क्या होगा, पेप्सिनोजन जो है HCl के जैसे ही संपर्क में आएगा तो ये निष्क्रिय अवस्था से कौन सी अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन जो इसकी कौन सी अवस्था है, सक्रिय अवस्था है। ये इसकी कौन सी अवस्था होगी, सक्रिय अवस्था होगी। और अब ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, काम करना स्टार्ट कर देगा। जो पेप्सिन जो होता है ये क्या होगा, जो प्रोटीन होगा, ये पेप्सिन की उपस्थिति में पॉलीपेप्टाइड में टूट जाएगा और वापस पॉलीपेप्टाइड किसमें टूट जाएंगे, ग्लूकोज में टूट जाएंगे। और ग्लूकोज अपने शरीर के लिए आवश्यक है ऊर्जा लेने के लिए, इसीलिए यहाँ इसको पॉलीपेप्टाइड में तोड़ने की जरूरत पड़ी। अब अगर कोई किसी को ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर प्रोटीन एक पोषक पदार्थ था तो उसको पॉलीपेप्टाइड में तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, तो देखो वो प्रोटीन के अपन ने पाचन की, पहले तो पाचन की परिभाषा देखी थी कि जटिल पोषक पदार्थों को सरल पोषक पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। तो क्या है कि प्रोटीन एक जटिल पोषक पदार्थ है जिसको क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया पॉलीपेप्टाइड में, सरल पोषक पदार्थ में। जटिल पोषक पदार्थ को सरल पोषक पदार्थ में कन्वर्ट कर दिया गया और फिर ये और भी सरल पोषक पदार्थ जैसे ग्लूकोज की बात करते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है कि इसका अवशोषण हो जाता है और अपने शरीर को क्या मिल जाती है, ग्लूकोज मिल जाती है। ठीक है, ये तो क्या हो गया, वयस्क मनुष्य की बात करते हैं। अब जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में पेप्सिन नहीं होकर एक एंजाइम होता है जिसे बोलेंगे रेनिन। ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है अगर आपसे
कि छोटे बच्चों में दूध का पाचन या प्रोटीन का पाचन कौन करते हैं, तो कौन सा एंजाइम करता है, तो कौन करेगा, रेनिन करेगा। ठीक है, ये अमाशय वाला पार्ट हो गया। अमाशय में ये पाचन की क्रिया हो गई। अब अपन बात करते हैं छोटी आंत में। देखो जैसे पहले अपन ने बात की, पहले फर्स्ट वाले पार्ट में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन हुआ, फिर दूसरा अपन ने पोषक पदार्थ प्रोटीन की बात कर ली। अब तीसरा पदार्थ जैसी बात है अपना कौन सा है, वसा है। तो वसा का पाचन कहाँ होगा, छोटी आंत में। तो देखो पहले क्या होता है कि यहाँ जैसे अगर अपन ने भोजन किया है तो भोजन वसा की क्या होती है, बड़ी गोलिका होती है। ये जैसे निवाला गया और उस निवाले में क्या होगा, अगर किसी तेलीय पदार्थ में वसा हुई तो उसको पचाना बड़ी मुश्किल सी बात हो जाती है। किसी दिन अगर अपन तेलीय पदार्थ खा लेते हैं ज्यादा तो पाचन की क्रिया अपनी धीमी हो जाती है। तो यहाँ जो अगर अपन वसा की बात करते हैं तो पहले यहाँ क्या होता है, वसा का पायसीकरण होता है। जैसे यहाँ पितृवर्णक होंगे, अपन ने यहाँ जो अगर बात की थी आपको याद हो तो अग्रसूत्रांत में बात की थी कि अग्रसूत्रांत में पितृवर्णकों का और विटामिनों का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो पहले ये वसा की बड़ी गोलिका है, कहने का मतलब है जटिल से भी जटिल पोषक पदार्थ है, अभी इसको अपन पचा नहीं सकते। तो पितृवर्णक क्या कर देते हैं, इस बड़ी वसा की गोलिका को छोटी वसा की गोलिका में तोड़ देते हैं और बड़ी वसा की गोलिका से छोटी वसा की गोलिका में बदलने की क्रिया वसा का क्या कहलाती है, पायसीकरण कहलाती है। कि अब क्या हो गया, ये वसा का पायसीकरण हो गया कि वसा बड़ी से कहां कन्वर्ट हो गई, छोटी छोटी गोलिकाओं में। अब ये पदार्थ क्या होता है, ये और भी छोटे भाग में टूटता है। जो अभी ये क्या है, वसा ही तो है, ये वसा की बड़ी गोलिका है और ये वसा की क्या है, छोटी गोलिका। अब यहाँ क्या होता है, वसा का जो पाचन करने वाला एंजाइम होता है वो लाइपेज होता है, जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये वसा को वही वसीय अम्लों में बदल देता है और वसीय अम्ल वापस इसमें बदल जाते हैं, ग्लूकोज में बदल जाते हैं। तो ठीक है, ये जो हो गया ये पूरा अपने पाचन की क्रिया हो गई। एक छोटिया बड़ी आंत में किसी प्रकार की कोई पाचन की क्रिया नहीं होती। उसमें जैसे सुक्रोज को तो सुक्रेज होता है, लैक्टोज का लैक्टेज होता है, ग्लूकोज का सॉरी गैलेक्टोज का गैलेक्टेज होता है। बस एज लग जाता है जिनके भी बीच में बात करेंगे। और मलाशय में किसी प्रकार की पाचन नहीं होता, वहां पे क्या होता है, वही जाके स्टोर हो जाता है। तो आशा करता हूं कि सभी को समझ में आया होगा। एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखना, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो मैसेज कर देना, वापस इसको रिवाइज करवा दें, ठीक है।